सो यस, गुड इवनिंग एवरीवन। एंड आज हमारा जो लेक्चर है वो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के ऊपर है। मोस्ट प्रोबेबली आज हम खत्म कर देंगे इस चैप्टर को भी, एंड देन विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। आप लोगों को है ना एक चीज समझनी है कि मॉडर्न फिजिक्स जो है वो सीरीज ऑफ चैप्टर्स है ना। मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि हमारे 4 to 5 चैप्टर्स होंगे, 3 to 4 चैप्टर्स होंगे जो कि इस पूरे यूनिट में एसोसिएटेड है। अब ये जो चैप्टर्स है ना, इनको आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर हर एक चैप्टर के बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अगले वाले में ना दिक्कत आएगी, पहली बात तो। दूसरा क्या है कि अगर आप इसको लिंक करके चलोगे तो पूरा यूनिट आपका कंप्लीट हो जाएगा, एज एन आपका पूरा मॉडर्न फिजिक्स जो है कंप्लीट हो जाएगा, और फिर उससे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो, जो कि अच्छे खासे मार्क्स हम डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को। तो आप लोगों को क्या करना है बेटा, आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है इसी वीक में, यानी कि आज कल और परसों आपको संडे तक का जो टाइम मिलेगा है ना, उसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है मॉडर्न फिजिक्स की। मंडे से आप जो भी टॉपिक चालू होगा हमारा नेक्स्ट है ना, मोस्ट प्रोबेबली एक नया ही टॉपिक चालू होगा मॉडर्न फिजिक्स का, तो वो जो टॉपिक होगा उसके पहले के सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए। तो अगर आपके स्कूल में एग्जाम्स चल रहे हैं तो आप ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कर पाओ तो एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस हर एक टॉपिक से कर लेना। अगर एग्जाम्स नहीं चल रहे हैं, टाइम है, तो फिर सारी डीपीपी सॉल्व कर लेना। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स की डीपीपी भी मैं आपको शेयर कर दूंगा आज। मैंने आपको पीवाईक्यूज तो शेयर कर ही दिए थे है ना, और मॉड्यूल आपके पास है ही सही, तो इनमें भी इनफ क्वेश्चंस थे जो मैं आपको 2 बार दे चुका हूँ। आज मैं डीपीपी भी शेयर कर दूंगा। तो ये तीनों से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है एज मच एज पॉसिबल। आपको मैं सेलेक्ट करके क्वेश्चन देता, बट अब आप पढ़ चुके हो ऑलमोस्ट सब चीजें है ना, टॉपिक वाइज है डीपीपी में भी, तो आपको पता है कि ये टॉपिक आपका हो चुका है, तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आज मेक श्योर करना कि क्लास के बाद आप उन टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्पेशली वो कंप्लीट आप कर लो आज और कल में। ठीक है, क्योंकि कल भी हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, नया चैप्टर हम या तो कल स्टार्ट कर देंगे या फिर हम मंडे से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम जब भी क्लास होगी आपकी। ठीक है, तो जो टॉपिक चल हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, उसके क्वेश्चंस हो जाने चाहिए आज और कल में। ठीक है, ये होमवर्क मैं आपको पहले से स्पेसिफाई कर रहा हूँ। आई होप के क्लियर है सबको ये क्या करना है। ठीक है, चलो भाई, तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं पहले तो। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर जो चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर है, वो चल रहा था हमारा है ना। वेटेज हम डिस्कस कर चुके हैं इसका ऑलरेडी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यूनिट है ये मॉडर्न फिजिक्स। क्वेश्चन इससे कितने भी आ सकते हैं, 5 to 6 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, उससे ज्यादा भी आ सकते हैं। ठीक है, तो उसको छोड़ना नहीं है, काफी ज्यादा इजी हो जाता है अगर ये आपकी क्लास में इसको समझ लो तो, है ना। सारी चीजें जो आपने क्लास में पढ़ी है अगर वो समझ में आ रही हैं तो काफी इजी हो जाएगा ये। अगर क्लास में अटेंशन नहीं पे कर रहे हो तो फिर दिक्कत, तो फिर आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा फिर से, है ना। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि क्लास में आप ढंग से पढ़ें। ठीक है, चलो भाई, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, कुछ याद आ रहा है तो बताओ। सर डी ब्रोगली इक्वेशन और ड्यूअल नेचर सर ऑफ मैटर। फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट सैचुरेशन करंट पे। सबसे पहले तो हमने कंटिन्यू किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, है ना, जिसमें कि हमने क्या किया था, हमने समझा था कि भाई कैसे फ्रीक्वेंसी अफेक्ट कर रही है आपके सैचुरेशन करंट को भी और स्टॉपिंग पोटेंशियल को भी, है ना। तो स्टॉपिंग सैचुरेशन करंट को कैसे कर रही थी, सबसे पहले वो पढ़ा था हमने, याद आ रहा है किसी को? यस सर। बताओ कैसे करती थी सैचुरेशन करंट को। सर फ्रीक्वेंसी अफेक्ट नहीं करती सैचुरेशन करंट को। फ्रीक्वेंसी अफेक्ट नहीं करती है, वेरी गुड। तो हमने एक्सपेरिमेंट किया, हमने एक रेड लाइट और ब्लू लाइट दोनों केसेस लिए थे, है ना, और दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, वेवलेंथ अलग होती है, फ्रीक्वेंसी भी अलग होती है ना दोनों की। और हमने जब हमने उसको इंसिडेंट किया कैथोड पे, वहां से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल के एनोड पे गए, तो हमने फोटो करंट की स्टडी करी, फोटो करंट की स्टडी करी, तो हमें पता चला कि सेम फोटो करंट आ रहा है दोनों केस में, रेड के केस में भी और ब्लू के केस में भी, यानी कि with change in frequency saturation current doesn't, क्या पढ़ा था पहला पॉइंट, with change in frequency, फ्रीक्वेंसी चेंज होने के साथ आपका सैचुरेशन करंट चेंज होता है क्या? नो सर। चेंज होता है? डजंट चेंज, नहीं होता। ठीक है, ये हमने पहला पॉइंट पढ़ा। फिर हमने बात करी आगे और कि भाई ठीक है चलो, नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा सैचुरेशन करंट, तो आगे चलते हैं, मे बी कुछ और चेंज हो जाए, है ना। तो फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल हमने एक टॉपिक पढ़ा हुआ था, स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए हमने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करी है सिमिलरली, है ना, रेड लाइट ली, पोलैरिटी रिवर्स करके, पोलैरिटी रिवर्स करनी पड़ती है ना भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालने के लिए तो, राइट।
नेगेटिव Yes, sir. बनाना एनोड को, नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज करना पड़ता है एनोड पे, है ना। नेगेटिव पोटेंशियल जब तक आप एनोड पे कनेक्ट नहीं करोगे और उसको इंक्रीज नहीं करोगे, तब तक आप देख ही नहीं पाओगे कि कौन सा पोटेंशियल ऐसा है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करना बंद कर चुके हैं, है ना। क्या होता है भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल? याद आ रहा है क्या किसी को? बहुत The सारे negative potential applied to the cathode. नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड टू Anode. कैथोड, एनोड, ओके। तो कोई भी नेगेटिव पोटेंशियल जो अप्लाई करूंगा कैथोड पे वो स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा क्या? No, sir. No, sir. फिर क्या होता है स्टॉपिंग So, पोटेंशियल? sir, flow of photoelectron. फ्लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ये तो फोटो करंट होता है। सर ये ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट स्टॉप हो जाता है। ऐसा पॉइंट होता है या ऐसा पोटेंशियल होता है? सर पोटेंशियल। पोटेंशियल नाम में लिखा है ना स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या होता है भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल? वो पोटेंशियल जब आपका फोटो करंट बंद हो जाए, जीरो हो जाए, है ना। सर्किट में आपका फोटो करंट फ्लो होना जीरो हो जाए। या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि ऐसा पोटेंशियल जिस पोटेंशियल पे इवन द इलेक्ट्रॉन विद द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गेट्स रिपेल्ड, है ना। या फिर कुड नॉट रीच द एनोड, एनोड तक नहीं पहुंच पाए, एनोड से पहले ही वो रिपेल हो जाए, है ना। तो अगर एनोड से पहले रिपेल हो जाएगा, एनोड तक नहीं पहुंच पाएगा, तो फोटो करंट बनेगा क्या? No, sir. नहीं बनेगा, जीरो हो जाएगा फोटो करंट, है ना। तो ऐसे पोटेंशियल को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है स्टॉप। तुमने क्या बोल दिया पोटेंशियल को? स्टॉप, है ना। स्टॉप कर दो भाई फोटो करंट को, ठीक है। चलो स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन तो समझ में आ गई है, लेकिन इसकी डिपेंडेंसी समझ रहे थे हम किस पे? फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। क्या पढ़ा था हमने? कि भाई अगर आप फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे, रेड लाइट लिया आपने पहले, है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी अलग होती है, कम होती है रिलेटिवली, है ना। फिर उसके बाद हमने कौन सी लाइट ली थी? ब्लू लाइट ली थी। ब्लू लाइट की फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज्यादा होती है ना। दोनों के केस में जब हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल डिटरमाइन किया तो अलग अलग आया या सेम आया? पहले तो ये बताओ। Sir, अलग आया था। अलग आया। तो इससे क्या पता चला हमें कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे तो Stopping potential change हो जाएगा। वेरी गुड, चेंज इन फ्रीक्वेंसी रिजल्ट्स इन चेंज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो ये हमने सेकंड पॉइंट पढ़ लिया था। तो मतलब बेसिकली इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमने सीख लिया था, है ना, कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं फ्रीक्वेंसी से, है ना। ऑल्सो हमने जो ग्राफ देखा था स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का, इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी का, वो एक स्ट्रेट लाइन आ रहा था, लीनियरली वेरी कर रही थी ना। Yes, अरे sir. लीनियरली वेरी कर रही थी ना। फॉर्मूला क्या होता है वी नॉट का? एच एफ अपॉन ई माइनस फाइव अपॉन ई। यस सर। Yes, तो sir. फॉर्मूला क्या होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल का? एच एफ अपॉन ई माइनस फाइव अपॉन ई, है ना। तो लीनियरली वेरी करती है, ये पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है। ग्राफ भी बनाना सीख लिया था इसका हमने अलग अलग मेटल्स के लिए, याद आ रहा है ना। यस सर। हाँ, उसके बाद हमने डी ब्रॉगी पढ़ा, डी ब्रॉय हाइपोथेसिस पढ़ा, है ना। क्या हमने सब जाना उसके बारे में कि कैसे डी ब्रॉय ने एक स्टेटमेंट दिया था कि भाई जस्ट बिकॉज नेचर लव सिमेट्री, जस्ट बिकॉज देयर इज अ सिमेट्री इन नेचर, अगर लाइट ड्यूअल नेचर में एग्जिस्ट करती है जस्ट लाइक पार्टिकल इन फोटोन्स, सॉरी पार्टिकल इन वेव्स, सो मैटर शुड आल्सो एग्जिस्ट इन बोथ स्टेट्स, है ना। मैटर शुड आल्सो बी प्रेजेंट इन बोथ पार्टिकल एंड वेव, इट शुड हैव दैट नेचर, है ना। दोनों की दोनों नेचर होनी चाहिए, मैटर की भी, है ना, पार्टिकल की भी दोनों नेचर होनी चाहिए। ऐसा बोला था ना, किसने बोला था ऐसा? D. Broglie. हाँ, डी ब्रॉय ने ऐसा बोला था, ठीक है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट तो नहीं किया इस पे, उन्होंने तो थीसिस ही दी थी, बस अपनी थ्योरी दी थी। लेकिन डी ब्रॉय का जो बात थी वो सभी लोगों को ऐसे मतलब लगी तो बहुत सरप्राइजिंग, लेकिन लोगों ने एक्सेप्ट करना जरूरी समझा। लोगों को लगा कि हाँ मे बी ही हैज अ पॉइंट, राइट। इन दैट केस डी ब्रॉय के एक्सपेरिमेंट जो भी थे या डी ब्रॉय की थीसिस जो भी थी बेसिकली, वो सही प्रूव हुई आगे जब एक्सपेरिमेंट हुए, ठीक है। तो उन एक्सपेरिमेंट्स जो हुए उन्होंने ये कंफर्म कर दिया कि भाई हाँ, एक तो
आपका जो है क्या बोलते हैं, पार्टिकल, वो एग्जिस्ट करता है, मतलब वो एग्जिस्ट करता है किसमें, दोनों फॉर्म में, है ना। मैटर एग्जिस्ट जो करता है वो करता है दोनों फॉर्म में, पार्टिकल फॉर्म में भी और वेव फॉर्म में, ठीक है। ये उन्होंने प्रूव किया। तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट एक, उससे प्रूव करते हैं हम इसको, है ना। एक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी कहीं ना कहीं डी ब्रॉय के जो कंक्लूजन्स थे उनसे अलाइंड है, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे आज, है ना, आइडिया लेंगे इसका भी, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, डी ब्रॉय ने एक फॉर्मूला भी दिया था, जो बोला था डी ब्रॉय ने कि हर पार्टिकल की एक वेवलेंथ होती है ना, जिसको डी ब्रॉय वेवलेंथ बोलते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, जो भी तुम बोलो, है ना। जिसका कि पी मोमेंटम होता है, तो उसका जो लैम्डा होता है, जो वेवलेंथ होती है, उसका फॉर्मूला क्या बताया था डी ब्रॉय ने? H upon में P। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। क्या बताया था उन्होंने? लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, अरे यही बताया, Yes लैम्डा sir। इक्वल्स टू एच अपॉन पी। अब लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी तो उन्होंने बता दिया, लेकिन इसके और भी हमने लिखे थे ना, और भी फॉर्मूले लिखे थे ना इसके हमने। Yes sir। क्या क्या लिखे थे बताओ? P is equal to root 2 MeV. हाँ, सिंस हमको पता है कि भाई मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो काइनेटिक एनर्जी को में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको, अंडर रूट 2m k लिख सकते हैं ना, 2m k, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम को लिख सकते हैं ना ऐसे, Yes, sir. Yes है ना। sir। तो हमने इन कन्वर्जन से लैम्डा को, डी ब्रॉय वेवलेंथ को एक्सप्रेस किया था अलग अलग फॉर्म में। क्या क्या लिखा था भाई? एच अपॉन 2m k, ये होता है एक, तो एक एच अपॉन अंडर रूट 2m⁴v, ये भी होता है Yes sir। ना। ये दोनों फॉर्मूले हमने पढ़े थे। अच्छा, अगर Q की जगह E रखेंगे तो 2m⁴v हो जाएगा, ये तो कर लोगे ना इतना तो। Q की जगह अगर इलेक्ट्रॉन होगा Yes तो sir। 2m⁴v हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेसिफिकली उसका मास रख के, इलेक्ट्रॉन का मास रख के, उसका चार्ज की वैल्यू रख के, है ना, ये सब रखा हमने, और हमने निकाला भाई, वैल्यू निकाला कितना आया पोटेंशियल की टर्म्स में, ये पोटेंशियल है, ठीक है। तो आपको ये मैंने फॉर्मूला लास्ट क्लास में बताया था, कितना आ रहा था ये, भूल गए क्या? 1.227 नैनोमीटर अपॉन में रूट V। 12.227 अपॉन में रूट वी, है ना, 12.227 अपॉन में रूट वी। वी क्या है? पोटेंशियल है क्या? Yes, Yes sir. sir। ठीक है। तो ये आपने निकाला हुआ है बच्चों, ये आपने निकाला हुआ है। अब इसको फॉर्मूले में यूज करेंगे हम, जब क्वेश्चंस आएंगे तो फिर निकालेंगे, है ना। चलो भाई, कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे थ्योरी पढ़ना। एक इलेक्ट्रॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है और एक प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है, प्रोटॉन है, इनका सेम काइनेटिक एनर्जी है, तीनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है। तुमको क्या बताना है? विच ऑफ दीज पार्टिकल्स हैज द शॉर्टेस्ट डी ब्रॉय वेवलेंथ, यानी कि डी ब्रॉय वेवलेंथ निकाल दो तीनों की, और फिर कंपेयर करके बता दो कि सबसे छोटी कौन सी आने वाली है। हो जाएगा? करो, आवाज आ रही है मेरी? Yes sir। Yes. Yes. करो करो, सॉल्व करो।
बच्चों आंसर आया किसी का? सर अल्फा का होगा, क्या होगा अल्फा का? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। और सबसे बड़ा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का। ओके, कैसे निकाला? सर लैम्डा इज इक्वल्स टू h by mv। h/mv। अच्छा, h/mv। ओके। और इलेक्ट्रॉन और ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं इनके लिए ये क्या फॉर्मूला यूज करते हैं हम? √2m के वाला करते हैं ना? यस Yes, सर। sir. √2m³ वाला करते हैं ना सब एटॉमिक पार्टिकल, छोटे पार्टिकल्स के लिए। तो भाई लैम्डा अपॉन mv तो मास जो है, जिसका सिग्निफिकेंट मास है, कुछ वेलोसिटी है, जैसे आप हो गए, आप अगर चल रहे हो 10 मीटर पर सेकंड से, तो आप अपना वो फॉर्मूला यूज कर लोगे। अदरवाइज आप जो क्या बोलते हैं, लैम्डा अगर आपको निकालना है उसका, छोटे पार्टिकल्स का, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन वगैरह वगैरह, तो आप √2m³ या √2mk यूज कर सकते हो, राइट? है ना? यूज आप दोनों कर सकते हो, यूज में ऐसे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है सच, लेकिन आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलेंगे उससे। डी ब्रोई वेवलेंथ तो आप छोटे छोटे पार्टिकल्स के लिए निकाल रहे हो ना, उसमें अगर आप वो वाला फॉर्मूला यूज करोगे ना, h/√2m वाला, तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, बेटर रिजल्ट्स यानी डिस्कस किया था ना हमने कि डायमेंशंस में दिक्कत आ रही है, बस और कुछ नहीं। जो याद आ रहा है लास्ट क्लास में बताया था मैंने कि अगर आप खुद के लिए, खुद को आप वेव बनाना चाहते हो, तो आपकी जो वेवलेंथ निकल के आएगी वो 10⁻⁻37 के अराउंड आ रही है। याद आ रहा है यस सर। ना? वेवलेंथ में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा था बेसिकली, और जो छोटे पार्टिकल्स थे उनकी तो एंगस्ट्रॉम में आ गई थी, इलेक्ट्रॉन वगैरह की, है ना? तो बस वही डिफरेंस है और कुछ नहीं, फॉर्मूला सेम है। फॉर्मूले में ऐसा नहीं कि एक सही है एक गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यूज करते हैं सेम फॉर्मूला, h/√2m के। क्या पता चलता है इससे? कि डी ब्रॉई वेवलेंथ जो है, लैम्डा जो है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है √m के। ये पता चलता है यस सर। है ना? अब मास जो है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल की, इसका हमें थोड़ा बहुत आइडिया है, आई गेस थोड़ा बहुत आइडिया तो है तुम्हें, है ना? कि भाई Yes, sir. इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, प्रोटॉन का कितना है, और आपका अल्फा पार्टिकल का कितना है। प्रोटॉन के 4 गुना हो जाता है अल्फा पार्टिकल का, तो ये पता है? मास Yes, ऑफ sir. पार्टिकल इज 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, है ना? अगर नहीं पता तो फिर ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो अगर नहीं पता तो अभी देख लो, यहाँ पे लिख लो इसको, इनफैक्ट ये काम आएगा आगे भी। और इसके अलावा मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का कितना टाइम्स होता है? 1836 अप्रोक्सीमेटली, है ना? अरे बात समझ में आ रही है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बड़ा कम होता है, मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होता है ना? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, सबसे, हाँ बोलो, कुछ बोलना चाह रहे हो क्या? मास ऑफ अल्फा पार्टिकल सबसे बड़ा हो गया, मास ऑफ प्रोटॉन उससे छोटा हो गया, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा हो गया ना, अगर हम मास कंपेयर करें तीनों के तो। क्या ये बात समझ में आ Yes, रही sir. है? तो लैम्डा इसके अपोजिट हो जाएगा, है ना? इनवर्सली प्रोपोर्शनल √m के। तो लैम्डा ऑफ सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल, उससे बड़ा लैम्डा ऑफ प्रोटॉन, उससे बड़ा लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपका ऑर्डर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? नो सर। No, पक्का? sir. No, sir. पक्का? यस सर। Yes, आगे sir. चले? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो, सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो फॉर्मूला हमने लिखा था वो एमस्ट्रॉन्ग में था, लैम्डा का जो फॉर्मूला लिखा था ना 12.27/√v, वो एमस्ट्रॉन्ग में था। किस में था? वहाँ पे था, ये रहा, Angstrom. आर्मस्ट्रॉन्ग में। अगर इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो ये 1.227 हो जाएगा। अगर इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो ये 1.227 हो जाएगा अपॉन √v, ये नैनोमीटर में हो जाएगा फिर। ठीक है, ये तो तुम खुद भी कर सकते हो वैसे, है ना? कर सकते हो ना, ये तो खुद समझ में आता है ना ये चीज तो। Yes, sir. चलो क्वेश्चन सॉल्व करो, सॉल्व द क्वेश्चन। व्हाट इज द डी ब्रोई वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट? पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 200 वोल्ट, डी ब्रोई वेवलेंथ पूछा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। लैम्डा निकालना है बस।
चैट में आंसर करना है जो भी आता है। - 0.87 नैनोमीटर। टिम्पल का आंसर आ रहा है भाई कुछ अप्रॉक्स नैनोमीटर में 0.87 नैनोमीटर में नहीं आया। अच्छा 0.087, ओके हाँ ये आ सकता है, ये आ सकता है। एमस्ट्रॉन्ग में दे सकते हो आप आंसर 12.27 वाला फॉर्मूला लगा के, मुझे कोई इशू नहीं है। नैनोमीटर में देना है, नैनोमीटर में दे दो, मतलब सही आ रहा है मेरे ख्याल से ये जो आ रहा है डिम्पल का। और मीटर में देना है, मीटर में दे दो। लेकिन एक चीज याद रखना, ऑप्शंस जो भी होंगे एग्जाम में उसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें यूनिट्स की बहुत दिक्कत आती है, मैं पहले से समझा रहा हूँ इस चीज को। मीटर, नैनोमीटर, आर्मस्ट्रॉन्ग, ये सब है ना क्वेश्चन वाइज ऑपरेट किए जाते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में नैनोमीटर में दिया हुआ है सारी चीजें, तो आप आर्मस्ट्रॉन्ग में मत ले लेना या मीटर में मत ले लेना, दिक्कत आएगी आगे जब सॉल्व करोगे ना, तो दिक्कत आएगी। तो इस बात को बहुत ध्यान से समझना कि ये जो क्वेश्चन है खासकर इस टॉपिक के, डी ब्रोई वेवलेंथ वाले जो क्वेश्चन, इसमें आपको यूनिट्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और कन्वर्जन आते हैं ना सबको, 10⁻⁻10 मीटर क्या होता है भाई? एंगस्ट्रॉम। Am I audible बच्चों? Yes, sir. ओके सॉरी फॉर द हिकअप, आई थिंक मेरा जो नेट है वो डिस्कनेक्ट हो गया था। तो हम बात कर रहे थे क्वेश्चंस के बारे में, क्वेश्चन के बारे में। तो 0.087 नैनोमीटर आपका सही आंसर है। हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपका यूनिट कुछ और आता है क्वेश्चन में, तो आपको उसको ध्यान में रखते हुए प्रोसीड करना है। ये बात समझ में आती है सबको? Yes, sir. एमस्ट्रॉन्ग, अच्छा जो फॉर्मूला है 12.27 वाला, 12.27 अपॉन रूट वी, वो किसके लिए यूज होता है जब लैम्डा किस में निकलेगा? Angstrom में. एमस्ट्रॉन्ग। हाँ स्क्रीन गई हुई है बेटा शगुन, मेरे को पता है, मैं अभी कर ही रहा हूँ, आई एम प्रेजेंटिंग इट, डोंट वरी। ठीक है, तो करते हैं, सॉल्व करें इसको। Yes, sir. अभी विजिबल है क्या स्क्रीन बच्चों? No, sir. Yes, sir. हाँ भाई, क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने? 12.27 अपॉन रूट वी, है ना। वी क्या होता है? पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 200 वोल्ट और 12.27, ये हमारा एमस्ट्रॉन्ग में निकलता ही है। और ये फॉर्मूला आया कहाँ से? ऐसे रटने की कुछ जरूरत नहीं है, ये तो तुमने निकाला हुआ है ना, एच अपॉन पी से। फिर उसके बाद तुमने एच अपॉन रूट एम 2m क्यू वी वाला फॉर्मूला लगा दिया था, उसमें क्यू की जगह ई रख दिया था। अरे समझ में आता है ना फॉर्मूला कहाँ से आया है? Yes, sir. है Yes, ना? sir. रटाने के sir. लिए, रटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि भाई इसको मेमोराइज कर लो। मेमोराइज करना है लेकिन समझते हुए,
है ना, पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ से आई। करते हैं भाई सॉल्व। 12.27 अपॉन अंडर रूट 200, 12.27 अपॉन अंडर रूट 200, कितना आंसर आ जाएगा ये? 0.0868 इंटू 10⁻⁴ 0.0868 इंटू 10⁻⁴ कितना? -9 मीटर, है ना। या फिर इसको आप 0.87 अप्रोक्सीमेटली एमस्ट्रॉन्ग, अगर आपको एमस्ट्रॉन्ग में निकालना है तो इतना आएगा। क्या ही समझ में आया? यस Yes, sir. अरे 200 का अंडर रूट निकाल पाओगे ना? नहीं, Yes, sir. कितना आता है 200 का अंडर रूट? 10 to 2 10 root 2. 10√2 आएगा, और √2 की वैल्यू तुम्हें पता ही है कितनी है ना, 1.414। अरे 1.414 तो पता है ना √2 की वैल्यू, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, Yes, sir. 14.14 हो जाएगी, है ना। 12.27 को 14.14 से डिवाइड करना है, इतना मुझे लगता है तुम कर सकते हो। इसको डिवाइड में इससे करना है, ये कर सकते हो ना। इसको करोगे तो ये आंसर आएगा, सीधे एंगस्ट्रॉम में आंसर आएगा। ऑप्शन में नैनोमीटर दिया हुआ होता तो नैनोमीटर में 1.227 ले लेते। ये मैंने बता रखा है तुम्हें, फॉर्मूला मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वरना तुम्हें जरूरत नहीं है इस चीज की। ये जो मैं आपको एक्सक्लूसिवली फॉर्मूले बता रहा हूँ ना, नैनोमीटर में अगर निकालना हो तो इसकी जरूरत नहीं है आपको, कन्वर्जन्स आते हैं सारे, आप खुद से कर लोगे। अब देखो ना, नैनोमीटर और एमस्ट्रॉन्ग में क्या डिफरेंस होता है? ये 10⁻⁻⁹ होता है और ये 10⁻⁻10 होता है, पता है ना ये बात तो, यस सर है ना। Yes, sir. ये तो तुम कर सकते हो, यहाँ पे 12.27 की जगह क्या हो जाएगा, आपको उसको डिवाइड कर दोगे 10 से, ये 1.227 हो जाएगा, है ना। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन में डाउट है क्या इसमें भी, इसके पहले वाले में? No, नहीं ना। no, चलो sir. इसको सॉल्व करो। सॉल्व द नेक्स्ट वन। एक पार्टिकल है दैट इज मूविंग 5 टाइम्स एज फास्ट एज एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की स्पीड से 5 गुना ज्यादा उसकी स्पीड है, ठीक है। अब रेशियो दे रखा है तुम्हें डी ब्रॉय वेवलेंथ का, पार्टिकल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना रेशियो है? 1.8 × 10⁻⁴, 1.8 × 10⁻⁴, इतना रेशियो है किस चीज का? उस पार्टिकल की वेवलेंथ डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ, इस चीज, ठीक है। आपको पार्टिकल का मास कैलकुलेट करना है, पार्टिकल का मास कैलकुलेट करना है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है या बताऊं? ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी हो जाएगा, Yes, sir. करो। पार्टिकल का मास कैलकुलेट करना है, हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है। टू मिनट्स मिलते हैं आपको इसके लिए, सॉल्व करेंगे सब बच्चे, खाली नहीं बैठना है। ये क्वेश्चंस तो इंटरेस्टिंग है यार, फॉर्मूला भी पढ़ लिया है, करो सॉल्व। क्लास लीव नहीं करनी है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। करो सॉल्व करो। करें, डिस्कस करें, हो गया क्या बच्चों? डिस्कस करें। आवाज आ रही है ना मेरी सबको? Yes, sir. Sir.
लैम्डा क्या होता है भाई? डी ब्रोई वेवलेंथ, कोई भी मूविंग पार्टिकल अगर है उसका हो जाए लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, है ना? लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। अब मैंने क्या बोला था, फॉर्मूला तुम कोई सा भी यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि फॉर्मूला √2m के वाला यूज करना है ना? लेकिन अगर आपका ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ अगर आपको निकालना है तो बेटर होगा कि आप वो वाला फॉर्मूला यूज करो। अदरवाइज अगर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे तो इसमें कैलकुलेशंस थोड़ी ऐसी आ सकती हैं जो आपको आंसर आपका जो फेवरेबल है वो नहीं मिले। अदरवाइज फॉर्मूला गलत नहीं है, तो इस जगह पे आपको फॉर्मूला वो वाला यूज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप दोनों करके देखना, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सेम क्वेश्चन के लिए दोनों फॉर्मूले यूज करके देखना, एच अपॉन एम वी वाला भी और एच अपॉन √2m क्यू वी वाला भी, ठीक है? और मतलब √2m के और क्यू वी वाला भी, आपको डिफरेंस समझ में आएगा, ठीक है? डिफरेंस मतलब आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा, कैलकुलेशंस कभी कभी दोनों में थोड़ी सी लेंदी हो जाती है किसी एक में, ठीक है? तो ये आप करके देखना, आपको खुद को उससे सेंस बनेगा, डेवलप होगा कि कब कौन सा यूज करना है, ठीक है? वैसे तो अगर कंफ्यूजन हो तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो, दोनों सही फॉर्मूलाज है। करें, डिस्कस करें? यस सर। क्या होता है भाई? एच अपॉन पी, यस सर। एच अपॉन एम वी, ये फॉर्मूला होता है। तो एम को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहेंगे मास को, तो कैसे करेंगे भाई? एच अपॉन लेमडा वी, ये हो जाएगा मास का फॉर्मूला डी ब्रोई वेवलेंथ के टर्म्स में। बोलो भाई। Yes, sir. अब मैंने ऐसा क्यों किया? अरे इसका रीजन क्या है करने का? क्योंकि मेरे को मास निकालना था, है ना? मेरे को मास निकालना था और वेवलेंथ का मुझे रेशियो दे रखा था, तो ऑब्वियसली मैं ऐसा ही कोई फॉर्मूला बनाऊंगा ना जिसमें कि मास निकाल सकूं मैं और वेवलेंथ का कंपैरिजन कर सकूं। तो मैं मास को वेवलेंथ के टर्म्स में लिख देता हूं, है ना? दैट इज इजियर वे। तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा भाई? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? एच कांस्टेंट होता है ये तो, लेमडा इनटू, बोलो, वी, है ना? Yes, sir. इलेक्ट्रॉन का लेमडा और वी भी इलेक्ट्रॉन का, है ना? वेलोसिटी भी, स्पीड भी इलेक्ट्रॉन का। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन के लिए आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब बेसिकली एम हो गया। अब तुमको दे क्या रखा है? तुमको दे रखा है कि अगर वी कुछ है दूसरे पार्टिकल का, लेट्स से वी है स्पीड, तो इलेक्ट्रॉन के साथ उसका रेशियो कितना है स्पीड का? लेट्स से वी इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल, तो कितना दे रखा है बेटा? v अपॉन वीई कितना दे रखा है? दोनों की स्पीड का रेशियो कितना दे रखा है? बोलो भाई। 1 point। बेटा 5 दे रखा है ना, 1.2 कैसे? 5 upon में 1. देखो लिखा 5 टाइम्स स्पीड, 5 गुना तेज है इलेक्ट्रॉन से ये पार्टिकल। अरे यार, Yes, sir. इलेक्ट्रॉन अगर 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो इससे 5 गुना तेज है पार्टिकल का, तो पार्टिकल कितने से चलेगा? 50। Yes, sir. सही बात है। तो ये तो लिखा है हमने, स्पीड ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 5। क्या ये समझ में आता है? Yes, sir. अच्छा, लैम्डा, लैम्डा अपॉन लैम्डा ई, यानी पार्टिकल का लैम्डा एंड लैम्डा इज वेवलेंथ। पार्टिकल का लैम्डा और इलेक्ट्रॉन के लैम्डा दोनों में रेशियो जो है वो भी दे रखा है क्या? Yes, sir. यस सर। यही दे रखा है 1.82 × 10⁻⁴, है ना? Yes, sir. यस सर। तो अब पार्टिकल का मास निकालना है हमें, पार्टिकल का मास निकालना है। तो फॉर्मूला क्या था हमारा? me इक्वल्स टू एच अपॉन लेमडा ई इंटू वी, यानी m इक्वल्स टू लेमडा अपॉन एच वी, यही फॉर्मूला था। तो h तो कैंसिल हो जाएगा अगर मैं m अपॉन एम ई निकालना चाहूँ। तो क्या फॉर्मूला बनेगा बच्चों? ये तो बन जाएगा h अपॉन लेमडा वी और ये बन जाएगा h अपॉन लेमडा ई इंटू वी। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. में आ रहा है क्या? h से h कट जाएगा, h से h कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो m जो पार्टिकल का मास है, तो पार्टिकल का मास है वो क्या हो जाएगा? me को अपन राइट साइड में लेके गए और जो रेशियो है उसको लिखा हमने, क्या लिखेंगे बताओ? लेमडा ई इंटू वी अपॉन Lambda V. लेमडा वी। तो इसका रेशियो और इसका रेशियो दे रखा है क्या हमें? लेमडा ई अपॉन लेमडा का रेशियो दे रखा है क्या? अरे इसका रेशियो दे रखा है ना बेटा,
Yes, sir. 1.8 into 10⁻⁴ और VE अपॉन V का 5, Yes, दोनों sir. की वैल्यू दे रखी। और मास ऑफ Yes. इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है? 9.11 इंटू 9.11 इंटू 10⁻31 kg। तो ये सारी वैल्यूज पुट कर सकते हो क्या आप? Yes, sir. ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज पुट आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.01 इंटू 10⁻27। मास ऑफ पार्टिकल will be 1.01 into 10⁻⁻27 kg। ठीक है, कोई डाउट है क्या इस सवाल में? No, sir. No, sir. समझ में आया थोड़ा कैसे करोगे? अब देखो, समझो बात को, मेन बात समझते हैं। अगर हम इसमें काइनेटिक एनर्जी ले आते, H अपॉन √2mk वाला फॉर्मूला लगा सकते थे, फॉर्मूला लगा सकते थे ना, फॉर्मूला लगाने में क्या Yes, दिक्कत sir. है ना? लेकिन काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ती, हाफ mv स्क्वायर निकालना ज्यादा डिफिकल्ट है या mv निकालना ज्यादा डिफिकल्ट है? Half MB. Half mv square. कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना थोड़ा, अंडर रूट वाला भी आ जाएगा, अंडर रूट वाला हिसाब भी आ जाएगा, तो अंडर रूट और निकालना पड़ेगा तुम्हें। अरे मास का अंडर रूट निकालना पड़ेगा ना फिर, Yes, sir. है ना? तो वो ज्यादा टीडियस प्रोसेस हुआ ना। जब हमें रेशियो दे रखा है तो हम डायरेक्ट कंपेयर करेंगे ना मोमेंटम्स को। Yes, sir. तो किसी को ये डाउट तो नहीं आ रहा आपके सर ये एच अपॉन पी क्यों यूज किया आपने, यहाँ पे एच अपॉन एम बी क्यों यूज किया? No, sir. Yes, sir. पक्की बात? बेटा थोड़ा ना रिस्पॉन्ड करना, आज क्या तबीयत सही नहीं है मेरी, तो मैं ज्यादा एनर्जी से बोल नहीं पाऊंगा, तो आपको आपकी तरफ से थोड़ा रिस्पॉन्ड लगेगा, रिस्पॉन्स लगेगा ना। अगर आप भी रिस्पॉन्ड नहीं करोगे ना तो मैं इतना ज्यादा आज बोल नहीं पाऊंगा, तबीयत थोड़ी डाउन। तो यस सर या नो सर बोल देना, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, ठीक है? इतना बोलो कम से कम। करें आगे चले? Yes, Yes, sir. sir. एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन करते हैं। When the kinetic energy of an electron is increased, the wavelength of associated wave will what? Decrease, increase, wavelength does not depend on kinetic energy, या फिर none of the above। अगर आपने इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दिया तो वेवलेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा? बहुत इजी सा क्वेश्चन है। बहुत ही इजी सवाल है, इसका आंसर मुझे सबसे चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप में से कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं और कुछ आंसर नहीं कर रहे हैं। Sir, decrease. सही बोल रही है क्या बालिका? Yes, sir. Yes, sir. डिक्रीज होगा, Yes, sir. Yes, sir. आंसर इज डिक्रीज। अरे हम सबको पता है ना भाई, लैम्डा जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट के से, है ना? अरे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो अगर के बढ़ेगा तो लैम्डा क्या होगा? कम होगा ना? Yes, sir. ना, बहुत इजी सवाल है। चलो भाई आगे चलते हैं। तो हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था बेटा डी ब्रोए कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। डी ब्रोए वेवलेंथ किसके लिए निकालना सीख लिया था हमने? इलेक्ट्रॉन के लिए, Electron. है ना? तो आगे चलते हैं। अगर गैस मॉलिक्यूल्स के लिए हमें डी ब्रोए वेवलेंथ निकालना हो, अब गैस मॉलिक्यूल्स भी तो हो सकते हैं। अभी तो तुम जो बात कर रहे हो इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हो, तो गैस मॉलिक्यूल भी तो एक सिग्निफिकेंट डायमेंशन वो करते हैं, है ना, पजेस करते हैं, जिसका कि आप निकाल सकते हो डी ब्रोए वेवलेंथ, है ना? तो कैसे निकालेंगे भाई? हमने ना कुछ चीजें पढ़ी हुई है, मान लो जैसे कि कोई आपने एक सिस्टम ले लिया जिसमें कि आपके जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो ऐसे इधर उधर रैंडमली क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, है ना, रैंडम मोशन चल रहा है उनका, ठीक है? तो अगर हम बात करें गैस मॉलिक्यूल्स की तो हम प्रेफर करते हैं मोनो एटॉमिक गैस के लिए निकालने के लिए। जनरली क्वेश्चन जो आएंगे ना वो क्वेश्चंस के लिए, ये टॉपिक मैं आपका ले रहा हूँ अलग से, इसको सुन लेना बस एक बार। तो आप मोनो एटॉमिक गैसेस का ही निकाल पाते हो जनरली, क्योंकि उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पता होता है और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती कैलकुलेशंस, ठीक है? तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी डिफाइन करोगे। क्या किसी को बचपन का टॉपिक है 11th क्लास का, ही किसी को फॉर्मूला पता है क्या इसका? मुश्किल है वैसे तो, मैं एक्सपेक्ट मुझे पता है ज्यादा कर रहा हूँ, पर किसी को पता हो तो बताओ। नहीं पता? फॉर्मूला होता है F/2 K-T। F/2 सुना है? Yes, sir. ठीक है, कोई गेस कर सकता है F क्या होता है इसमें?
अगर पता नहीं है तो गेस कर सकते हो क्या? मतलब ठीक है, नहीं पता कोई बात नहीं। Frequency. नहीं यार, The force. फोर्स नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, फोर्स थोड़ी ना होगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हो आप, फोर्स कैसे होगा? और एनी मोर गैसेस? नो। Degree of freedom. डिग्री ऑफ फ्रीडम बीच में बोला भी था मैंने, सुना था? Yes, Yes, sir. sir. सुना था? डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना? एफ होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, अभी मैं बिल्कुल सब चीजों की वैल्यू बता दूंगा, उसके बाद तुम्हें परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। पहले एक बार इन सब का बता देते हैं। के डैश क्या होता है? एनी आइडिया? नहीं? Sir, कोई ये बात नहीं कोई बात right. कोई बात, बता देता हूँ। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट सुना है नाम कभी? Yes, sir. Yes, sir. अब इसकी वैल्यू तुम्हें देगी हो, क्वेश्चन देगा इसकी वैल्यू, है ना? वैसे अगर मैं बताऊं तो 1.38 इंटू 10⁻23 के अराउंड होती है। 1.38 इंटू 10⁻⁻23 अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, जूल पर केल्विन। ठीक है, तो ये होती है वैसे उसकी वैल्यू। और टी क्या होता है भाई? एनी गैसेस? टी का बता सकते हो यार? Temperature. Temperature. एब्सोल्यूट टेम्परेचर, है ना? टेम्परेचर ही होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो इसको केल्विन में लेंगे हम, केल्विन में ले लेंगे इसको, Yes, sir. है ना? केल्विन तो पता है ना यूनिट होती है टेम्परेचर की, या वो भी नहीं पता है? Yes, sir. पता है ना? Sir, पता है. तो बेटा एफ का है ना, इतना परेशान इसलिए नहीं होना, एफ की टेंशन इसलिए नहीं लेनी ज्यादा, क्योंकि ये ना जनरली हम क्वेश्चन मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए ही करते हैं। ठीक है, मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए करते हैं, और मोनो एटॉमिक गैस की केस में आप डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पहले से पता होगा क्या है। तो मोनो एटॉमिक गैस, लेट मी चेंज इट फर्स्ट। एफ की वैल्यू लिख लो, 3 होती है। कितनी होती है? 3 फॉर मोनोटॉमिक गैस। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल कितना हो गया भाई? फॉर्मूला क्या हो गया काइनेटिक एनर्जी का? कितना फॉर्मूला हो गया? 3/2 के डैश टी, Yes, sir. है ना? तो काइनेटिक एनर्जी पता चल गई तो लैम्डा पता चल सकता है, डी ब्रॉय वेवलेंथ पता चल सकती है। Yes, sir. कितनी हो जाएगी? लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन √3 m k डैश टी। समझ में आया ये? अरे Yes, sir. समझ में आया? काइनेटिक एनर्जी से निकाला ना बेटा, एच अपॉन √2m के फॉर्मूला था, उसमें पुट कर दिया काइनेटिक एनर्जी की जगह। आई होप समझ में Yes, आया हो, sir. है ना? तो ये फॉर्मूला नोट कर लो। ये आपका गैस मॉलिक्यूल अगर आ गया, मतलब डी ब्रॉय वेवलेंथ निकालनी आ गई गैस मॉलिक्यूल के लिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या होता है। ठीक है, अच्छा कई बार आपका मास एएमयू में भी दिया हो सकता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट। इसकी वैल्यू पता है केजी में कितनी होती है? ये होती है। ठीक है, अगर एएमयू में दिया हुआ है क्वेश्चन, तो मैं कन्वर्जन बता रहा हूँ बेसिकली पॉइंट्स में, कि आपको अगर क्वेश्चन ऐसे आ गया तो आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसका सबसे पहले तो ये फॉर्मूला आप याद रखोगे, लेकिन कई बार क्या होता है कि फॉर्मूला थोड़ा लेंदी हो जाता है ना? क्योंकि जनरली क्या होता है, हमें एएमयू में दिया हुआ होता है मोलर मास। ये जो मास है ना बेटा, एम दे रखा है यहाँ पे, ये दिख रहा है आपको एम? ये वाला एम दिख रहा है? अरे एम दिख रहा है सबको? Yes, sir. तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है गैस मॉलिक्यूल की। किसकी बात हो रही है? रिपीट तो करो साथ में। गैस मॉलिक्यूल की बात हो रही है ना? अब गैस मॉलिक्यूल के लिए जनरली याद करो, केमिस्ट्री में मोलर मास में देते थे क्या? मॉलिक्यूल का मास देते हैं ना, मॉलिक्यूलर मास या Yes, मोलर, sir. है ना? तो क्वेश्चन जो तुम्हें देगा वो ऐसा तो है नहीं कि इंडिविजुअल पार्टिकल का दे देगा, है ना? जैसे NH3 अमोनिया की बात हो रही है, अमोनिया का कोई मॉलिक्यूल। ठीक है, तो उसमें ऐसा तो नहीं कि नाइट्रोजन का अलग से दे देगा और हाइड्रोजन का अलग से देगा, वो तुम्हें जनरली मोलर मास देगा। तो तुम्हें ऐसा नहीं, तुम यहाँ डाल नहीं सकते। बात यह है कि आप इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हो उसको। तो मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ इसका, इसको आप नोट करेंगे
और इसको आप यूज करेंगे, ठीक है। तो लैम्डा होता है भाई h अपॉन अंडर रूट 3m k डैश t, है ना। तो इसको आप अप्रोक्सीमेटली एमस्ट्रॉन्ग में अप्रोक्सीमेटली आप लिख सकते हो 25.6 अपॉन में अंडर रूट m मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट t। ये फॉर्मूला लिख लो, ये बड़े काम का फॉर्मूला है, कुछ नहीं, हमने कन्वर्जन्स किए हैं बस, और कुछ नहीं, ठीक है। अंडर रूट m इंटू अंडर रूट t, ठीक है। इसमें m क्या हो गया बेटा, मोलर मास, है ना, AMU में एटॉमिक मास यूनिट में मोलर मास, और T क्या हो गया, टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन। फॉर्मूले, ये फॉर्मूला इनफ है, सफिशिएंट है आपका गैस मॉलिक्यूल के लिए डी ब्रोई वेवलेंथ निकालने के लिए। आगे चले, Yes, sir. लिख लिया, Yes, sir. किसी को कुछ पूछना है क्या, नहीं, एनी डाउट्स? No, sir. ओके, एक क्वेश्चन कर दो यार इस पे फिर, जस्ट सॉल्व वन क्वेश्चन ना। डी ब्रोई वेवलेंथ निकालनी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम व्हिच आर एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस एंड 127 डिग्री सेल्सियस। हो जाएगा आई गेस, नॉट दैट डिफिकल्ट ऑफ अ क्वेश्चन। हो जाएगा ना बच्चों? अभी अभी फॉर्मूला बताया उसको यूज करो, अंडर रूट m Yes, sir. वाला, है ना, दैट कुड हेल्प यू सॉल्व दिस। हीलियम का मास 4 टाइम्स हो जाएगा और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2 टाइम्स हो जाएगा। Yes, sir. बाकी तो टेम्परेचर है 273 प्लस जितना भी डिग्री सेल्सियस से करना आता है ना कन्वर्जन, वो तो केल्विन वाला, 273 ऐड कर दो। बेटा आंसर आ जाएगा तो बताना है, चुपचाप नहीं बैठना है खामोश सा, डिस्कस लिख दो, वरना चैट में कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे चल लेंगे। अगर नहीं आ रहा है तो डिस्कस लिख दो चैट में। सी ऑप्शन, तने सॉल्व Yes, करें, sir. सॉल्व करें, हाँ भाई सॉल्व करते हैं। इधर देखो, मैंने क्या बताया फॉर्मूला, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट 3m kT, राइट, है ना। इसको
25.6 अपॉन अंडर रूट m इंटू अंडर रूट t भी लिख पा रहे हैं हम, राइट। तो ये आपका लैम्डा है। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए रेशियो ऑफ डी ब्रोई वेवलेंथ, है ना, हाइड्रोजन अपॉन हीलियम का। हाइड्रोजन अपॉन हीलियम का चाहिए, लैम्डा ऑफ हाइड्रोजन अपॉन लैम्डा ऑफ हीलियम। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. तो भाई हाइड्रोजन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, उसमें तो नीचे की तरफ आना चाहिए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन ना, मॉलिक्यूलर मास और टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन, है ना, और ऊपर की तरफ हीलियम का आना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा? क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। है ना। अब हीलियम का तो 4 होता है, हाइड्रोजन का 2 होता है, ये पता है सबको। H2 मॉलिक्यूल होता है ना, यस सर। Yes, sir. तो हीलियम का 4 होता है, तो m ऑफ He की जगह तो 4 आ जाएगा। करो ना, इसको सॉल्व करो ना यार। 4 मल्टीप्लाई बाय THE कितना होगा? हीलियम का कितना होगा देखो, इसमें दे रखा है हाइड्रोजन एंड हीलियम। हीलियम का 127 है, यानी कि 273 प्लस 127 केल्विन में बनाओगे ना। अरे मैंने बताया था ना टेम्परेचर को केल्विन में लेना है Yes, sir. है ना। यस सर। तो बना दो इसको 273 प्लस 127, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 273 प्लस 27, है ना। सॉल्व कर दो इसको, इसका आंसर आएगा आपका अंडर रूट 8/3, अंडर रूट 8/3। आ रहा है क्या? देखो कैलकुलेशन करो ना यार, मिस्टेक हो गई है कुछ कैलकुलेशन में तुमसे। 7 और 3 0, कैरी 1, 2 and 7 9 0, कैरी 1, 2 and 3 and 400, अंडर रूट 400 मल्टी 4 इंटू 400, ऊपर बन रहा है, नीचे बन रहा है कितना? 300. ये बन रहा है ना, ये बन रहा है। तो 100 का बाहर निकल जाएगा 10, इसका भी 100 का बाहर निकल जाएगा 10, 10 और 10 ऊपर से तो कट गए, है ना। 4 का बाहर निकाल सकते हो, चाहे तो अंदर ले लो इसको, है ना। और 3 2 6, तो आप क्या कर सकते हो, उसको 2 को 4 को 2 और 4 को आप कट कर सकते हो, तो ऊपर बच जाएगा 8, नीचे बच जाएगा 3। नहीं समझ में आया? इसको कट कर दिया 2 टाइम्स, या 4 2 8, है ना, ये तो कट हो ही गया, और नीचे 3 बचा, तो यही तो आंसर आ रहा है यार। Yes, sir. आ गया. कूल, आगे चलें, आगे चलें। यस सर। Yes, sir. ओके, तो भाई डी ब्रोई वेवलेंथ या डी ब्रोई हाइपोथेसिस जो था, उसके कुछ प्रूफ्स लोगों ने क्या करे, जुटाए, है ना। कैसे जुटाए, थोड़ा सा लेयर्ड बात करेंगे, डिस्कस इसको अगली क्लास में करेंगे अच्छे से, है ना। लेकिन मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। तो भाई सबसे पहले जो आइंस्टीन हाइजेनबर्ग थे, सुना है हाइजेनबर्ग का नाम? यस सर। Yes, sir. पक्का? Yes, sir. यस तो हाइजेनबर्ग ने दिया था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उसमें उन्होंने क्या बोला था कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर आप किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन को स्टडी करो, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, है ना, तो आप उसका पोजीशन और मोमेंटम दोनों बता ही नहीं सकते हो। अगर वो पार्टिकल होता तो ऐसा नहीं होता, अगर वो पार्टिकल होता तो ऐसा नहीं होता। क्या मेरी बात समझ में आ रही सबको? अगर वो पार्टिकल होता तो आप Yes, बता sir. पाते। यस सर। अभी तक आप जो बात कर रहे थे कार्स की, ट्रेन्स की, है ना, जो भी बड़े बड़े पार्टिकल्स थे जिनका आप मोमेंटम स्टडी करते थे, पोजीशन स्टडी करते थे, क्या आप उनकी पोजीशन और पार्टिकल नहीं बता पाते थे? क्या बता Yes, पाते थे? sir. है ना। तो इन्होंने यही बताया कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये बताया दैट यू कैन नॉट डिटरमाइन एक ही टाइम पे एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ मोमेंट, एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो अगर ऐसा है तो डेफिनेटली ये कोई ना कोई वेव कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है। क्या कर रहा है शो? इलेक्ट्रॉन वेव वेव करेक्टर। Wave तो character. अगर आप हाइजेनबर्ग पूछते हैं कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या था, तो आप ये बताएंगे डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। इसमें h क्या है बेटा? प्लैंक्स कांस्टेंट। Yes, sir. व्हाट इज डेल्टा x? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, है ना, यानी कि जो भी पोजीशन है उससे कितना डिफरेंस है आपकी एक्चुअल पोजीशन का। जो भी आप कैलकुलेट कर रहे हो ना पोजीशन, उससे एक्चुअल पोजीशन का कितना डिफरेंस है, यानी अनसर्टेनिटी कितनी है पोजीशन में, है ना। और सेम गोज फॉर अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम डेल्टा p है।
तो आप जब दोनों की अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आपकी h/4 पाई से ज्यादा आएगी। दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, ठीक है। और इसने रिजल्ट जो है वो समझाता क्या है हमें, कि मोमेंटम और पोजीशन कभी भी एग्जैक्टली क्या नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते, डिटरमाइन नहीं कर सकते आप, है ना। यानी कि अगर डेल्टा एक्स आपका 0 हो गया, यानी कि आपकी पोजीशन आपने एग्जैक्ट बता दी। डेल्टा एक्स 0 होने का मतलब क्या है, डेल्टा एक्स 0 होने का मतलब क्या है कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या हो गई, अनसर्टेनिटी क्या हो गई, 0 हो गई। 0 अनसर्टेनिटी मतलब क्या होता है हिंदी में, मतलब क्या होता है अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। अनिश्चितता मतलब कोई चीज निश्चित नहीं है, किसी की डेफिनेट नहीं है पोजीशन। जैसे कि मैं तुमसे पूछूं कि बेटा अभी तुम्हारा मन कहाँ जा रहा है, तो आप क्या बोलोगे, सर अनसर्टेन है ना। कभी थोड़ी देर पहले अभी खाने पे गया था, उसके पहले हम ये सोच रहे थे कि स्कूल में क्या हुआ है ना। फिर हम थोड़ी एग्जाम की टेंशन भी कर ली हमने, और उसके बाद आप जो पढ़ा रहे थे डी ब्रोई वेवलेंथ, वो भी हमने समझ ली। ये सारा काम हमने पिछले 5 मिनट में कर लिया। बोलो हाँ या ना। yes Yes, sir sir. नालायक हाँ भी बोल रहे हो, शर्म नहीं आ रही है एकदम, सर से झूठ ही बोल रहे हो और कुछ नहीं तो, कि हाँ सर पढ़ रहे थे हम ध्यान लगा के, है ना। ठीक है। तो समझाने के हिसाब से तो समझ में आ गया है ना, कि अनसर्टेन है आपका, जैसे दिमाग अनसर्टेन है, मन अनसर्टेन है ना, आपके थॉट्स अनसर्टेन है, वैसे ही पोजीशन जो है इलेक्ट्रॉन की वो एक टाइम पे अनसर्टेन है। तो लेट्स से कि आपने सर्टेन पोजीशन बता दी, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन की सर्टेन पोजीशन बता दी, यानी कि अनसर्टेनिटी 0 कर दी, पोजीशन की अनसर्टेनिटी 0 कर दी, डेल्टा एक्स को 0 कर दिया। देन आपका डेल्टा पी उस केस में इट हैज टू बी इन्फिनिट। कितना होना चाहिए, इन्फिनिट। infinite एक चीज 0 हो जाएगी तो दूसरे को इन्फिनिट होना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में Yes. आ रही है क्यों हो रहा है, क्योंकि डेल्टा yes एक्स sir इक्वल्स टू डेल्टा सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई इंटू डेल्टा पी करोगे फिर आप। अरे यार डेल्टा एक्स निकालोगे तो आप डेल्टा पी को फिर इधर डिनोमिनेटर में भेज दोगे ना, दूसरी साइड के, yes sir है ना। तो अगर ये क्वांटिटी 0 हो रही है तो क्या इस क्वांटिटी को इन्फिनिट नहीं होना पड़ेगा। अरे 1/∞ 0 होता है ना। yes sir Yes, sir. समझ में आया, लॉजिक समझ में आया कि क्यों बोल रहे हैं ऐसा, कि भाई अगर डेल्टा एक्स 0 हो गया तो डेल्टा पी को इन्फिनिट होना पड़ेगा, है ना। तो yes sir यही डिलेमा था, यही दिक्कत थी, ये प्रॉब्लम थी, कि भाई अगर आप पोजीशन को एग्जैक्ट बता दोगे बिना अनसर्टेनिटी के, तो आप मोमेंटम को नहीं बता पाओगे, क्योंकि मोमेंटम की जो अनसर्टेनिटी वो इन्फिनिट हो जाएगी। मोमेंटम पता ही नहीं पाओगे आप कितना है, इतना ज्यादा अनसर्टेनिटी हो जाएगी उसकी। और अगर आपने मोमेंटम बता दिया तो आप पोजीशन नहीं बता पाओगे। तो दोनों चीजें आप बता ही नहीं पा रहे हो इलेक्ट्रॉन की। और यही रीजन है कि इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली इट हैज टू बी वेव, इट हैज टू हैव possess द नेचर ऑफ वेव, तभी ये हो पा रहा है, ठीक है। सो सिमिलरली आपने डेल्टा पी का भी बता दिया, एंड दैट्स हाउ हाइजनबर्ग ने सपोर्ट किया था इस आर्गुमेंट को, कि भाई डी ब्रोय सही बोल रहे हैं, मैटर जो है वो पार्टिकल और वेव दोनों के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना, दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। समझ में आई ये बात, Yes, sir. yes sir ये फॉर्मूला याद रखेंगे, बाकी सब चीजें कोई दिक्कत नहीं है लाइफ में आगे। अगले एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो डेविसन एंड जर्मर ने बेसिकली एक्सपेरिमेंट जो किया था उससे समझ में आया था हमें एग्जैक्ट, कि भाई जो आपका मैटर है वो क्या है, wave हाँ पार्टिकल भी है और वेव भी है ना। तो डी ब्रोय हाइपोथेसिस ने तो पहले तो ये बताया कि भाई जो मैटर है वो वेव्स की तरह बिहेव करती है, मैटर जो है वेव की तरह बिहेव करता है। कौन सा पार्टिकल, एवरी मूविंग पार्टिकल, हर मूविंग पार्टिकल किसकी तरह बिहेव कर रहा है, वेव की तरह, यानी कि एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव नेचर एसोसिएटेड टू इट। किसने बोली थी ये बात, एवरी मूविंग Broglie पार्टिकल, हाँ डी ब्रोइग। डी ब्रोइगली ने क्या बोली थी कि भाई हर पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो उसके अंदर एक वेव नेचर है ना। इसको प्रूव किसने किया, इट इज प्रूव्ड बाय डेविसन एंड जर्मर। किसने प्रूव किया ये, डेविसन एंड जर्मर। उन्होंने प्रूव कर दिया कि जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स या पार्टिकल्स होते हैं, वैसे उन्होंने इलेक्ट्रॉन पे किया था एक्सपेरिमेंट, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन वर्ड बोलेंगे बार बार, पर पार्टिकल पे भी एनालॉगसली हम बोल सकते हैं कि ये वैलिड है, ठीक है। तो जैसे कि हम बोल रहे हैं कि जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं या पार्टिकल्स हैं, तेज चलने वाले इलेक्ट्रॉन बहुत तेज चलते हैं। अरे इलेक्ट्रॉन बहुत तेज चलते हैं ना, बात करी हुई थी लास्ट टाइम भी हमने ये, yes sir है ना। Yes, sir. तो ये एक प्रॉपर्टी शो करते हैं वेव की, इलेक्ट्रॉन जो तेज चलते हैं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, ये एक प्रॉपर्टी शो करते हैं वेव की। अब उस प्रॉपर्टी का नाम तुमने सुना होगा पहले, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं शोज डिफ्रैक्शन।
क्या पढ़ा हुआ है ये? Yes, sir. Yes, sir. इसकी प्रॉपर्टी होती है डिफ्रैक्शन। किसकी प्रॉपर्टी है डिफ्रैक्शन? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव्स। Wave. अरे वेव ही तो शो करती है ना डिफ्रैक्शन। पार्टिकल शो करता है क्या डिफ्रैक्शन? No, sir. पार्टिकल थोड़ी शो करता है डिफ्रैक्शन। किसी शार्प एज से आपका क्या करता है, जब डेविएट हो जाए लाइट, है ना, जब डेविएट हो जाए लाइट तो किसी जगह पे इंटेंसिटी ज्यादा होती है, किसी जगह पे इंटेंसिटी कम होती है। ये सब पढ़ा था ना हमने वेव ऑप्टिक्स में। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ भी बेटा वो सब है ना, हमने पढ़ने को मिला। हमने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ आपको कि एक्सपेरिमेंट बेसिकली उन्होंने कैसे किया ना, कौन कौन सी चीजें थी जो उन्होंने बनाई इसमें। ठीक है, तो उन्होंने क्या बनाया इसमें, सबसे पहले उन्होंने एक्सेलरेट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन्स को उन्होंने क्या लिया, एक एक्सेलरेटर लिया। बेसिकली उन्होंने यहाँ पे टंगस्टन फिलामेंट लगा दिया और उसके ऊपर बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग कर दी। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे टंगस्टन फिलामेंट लगाया। सोर्स किस चीज का सोर्स है ये? इलेक्ट्रॉन का। अरे यार इलेक्ट्रॉन पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन को निकालना तो पड़ेगा ना। Yes, sir. तो इलेक्ट्रॉन गन लगाई जिसमें कि टंगस्टन फिलामेंट लगा हुआ था, और उसको तुमने क्या किया, एक हाई वोल्टेज सोर्स के थ्रू एक्सेलरेट किया। हाई वोल्टेज सोर्स के थ्रू एक्सेलरेट किया नीचे की तरफ। ये देखो नीचे की तरफ मतलब एक क्रिस्टल पे एक्सेलरेट किया। क्रिस्टल कौन सा था? ये निकल क्रिस्टल। कौन सा क्रिस्टल था बेटा? Nickel. Nickel. या कि तुमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गन ले ली, है ना। इलेक्ट्रॉन गन इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है। क्या निकाला जा रहा है बेटा? Electron. Electrons. और इलेक्ट्रॉन की स्पीड तेज करनी थी तुम्हें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गन से जो थी वो लो वोल्टेज पे, है ना, और इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन उसको एक्सेलरेट करने के लिए तुमने क्या किया, एक हाई वोल्टेज सोर्स ले लिया। ना, बेसिकली एक सिलेंडर ले लिया, हाई वोल्टेज सिलेंडर, जिसमें कि एक फाइन होल था, छोटा सा छेद था, बिल्कुल ऐसे फाइन होल। तो जब इलेक्ट्रॉन इससे निकले, और इसका पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा था, हाई वोल्टेज था ये, है ना, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करते हुए निकले, एकदम तेज बीम की तरह निकले, बिल्कुल बीम की तरह। और नीचे तुमने रखा हुआ था निकल समझते हो ना, एलिमेंट जो है निकल। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो निकल क्रिस्टल रखा हुआ था तुमने यहाँ पे। अब ये निकल क्रिस्टल क्यों रखा हुआ है हमने? क्योंकि हमें स्टडी करना था डिफ्रैक्शन को, है ना। उन्होंने निकल क्रिस्टल रखा जिससे कि इलेक्ट्रॉन टकराया और फिर डेविएट हो गया, ऐसे इलेक्ट्रॉन डेविएट हो गया। और यहाँ पे तुमने रख रखा था मूविंग गैल्वेनोमीटर, है ना, मूवेबल डिटेक्टर रख रखा था तुमने यहाँ पे ऐसे। ठीक है, अब डिटेक्टर का काम क्या होता है? डिटेक्ट करना। डिटेक्टर का काम क्या होता है भाई? डिटेक्ट करना, है ना। और गैल्वेनोमीटर तुमने लगा ही रखा है इसके साथ में। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है? अरे करंट बताता है ना। Yes, sir. गैल्वेनोमीटर क्या करता है पता है ना, तो है ना। तो इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो बता पाएगा कि कितना है, रीडिंग कितना है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो तुमने एक मूवेबल डिटेक्टर लगाया। मूवेबल क्यों लगाया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जरूरी थोड़ी एक ही डायरेक्शन में जाएगा। अरे डिफ्रैक्शन पड़ा था ना, कभी इधर जा रहा था, Yes, sir. कभी उधर जा रहा था, है ना। और वेव अगर हुआ, पार्टिकल हुआ तो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, लेकिन अगर वेव हुआ तो एक डायरेक्शन में जाएगा क्या? No, sir. No, sir. नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये जो डिफ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट था, बेसिकली डिफ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट, मतलब जो था एक्सपेरिमेंट था, उसको डिफ्रैक्शन का इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो शो कर रहा है। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है क्या बेटा? मेरे को एक बार बता। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो हम क्या बात कर रहे थे कि हमने एक्सपेरिमेंट जो किया वो परफॉर्म किया एट अ डिफरेंट एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल्स। अब एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल क्या है? जिस पोटेंशियल से हम एक्सेलरेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, जैसे कि आपने हाई पोटेंशियल वाला, हाई वोल्टेज वाला एक सिलेंडर लगाया था बीच में। कंपोनेंट समझ में आ रहे हैं एक्सपेरिमेंट के? एक तो गन ले ली, इलेक्ट्रॉन गन ले लिया ना, फिलामेंट ले लिया, या कोई भी इलेक्ट्रॉन निकालने का कोई सोर्स ले लिया, है ना, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन निकालने का क्या ले लिया बच्चों? Source. सोर्स ले लिया। अब इलेक्ट्रॉन निकल तो रहे हैं वहां से, लेकिन तेज नहीं निकल रहे। हमें बहुत ज्यादा स्पीड चाहिए रहेगी, क्योंकि याद करो कि फोटोन जो निकल रहे थे लाइट के टाइम पे, जो डिफ्रैक्शन शो कर रहा था, वो स्पीड ऑफ लाइट से निकल रहे थे।
Yes, sir. Yes, sir. इलेक्ट्रॉन की स्पीड अगर सफिशिएंट नहीं हुई तो मे बी शो नहीं करे वेव नेचर को। अरे यही तो दिक्कत आ रही थी हमारे साथ भी। अगर तुम वेव बनना चाहते हो तो तुम्हारी स्पीड बहुत ज्यादा होनी चाहिए, क्या ये बात करी थी हमने? Yes, sir. है ना? तुम्हें इलेक्ट्रॉन को भी एक्सेलरेट करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। एक्सेलरेट करने के लिए क्या किया, एक हाई वोल्टेज सोर्स ले लिया। अब सिंपल सी बात है, ये इलेक्ट्रॉन आया आया आया, इधर हाई वोल्टेज है, बहुत ज्यादा वोल्टेज है, खींचेगा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ये जल्दी से। अरे इलेक्ट्रॉन जल्दी जाना चाहेगा ना इधर, अगर वोल्टेज ज्यादा है, पॉजिटिव पोटेंशियल ज्यादा है तो, Yes, sir. है ना? तो तुमने हाई पोटेंशियल हाई वोल्टेज का सोर्स ले लिया, पॉजिटिव हाई पॉजिटिव पोटेंशियल का सोर्स ले लिया। इलेक्ट्रॉन आया, जैसे ही निकला यहाँ से बहुत तेज एकदम एक्सेलरेट करते हुए निकला, है ना, इलेक्ट्रॉन बीम बनाते हुए निकला, गया निकल क्रिस्टल पे, क्या करा, प्रोजेक्ट किया और वहां से डिफ्लेक्ट हुआ, है ना, वहां से डिफ्लेक्ट हुआ, निकल क्रिस्टल पे डिफ्लेक्ट हुआ। अब क्रिस्टल क्यों लिया? डिफ्रेक्शन याद करो, हमें एज चाहिए होते थे क्या? एज चाहिए Yes, होते थे, sir. स्लिट्स चाहिए होती है ना, एज, एज से टकरा के ही तो लाइट बेंड होती थी, एज से टकरा के Yes, तो sir. वो शो होता था डिफ्रेक्शन, है ना? डिफ्रेक्शन का डेफिनेशन भी तो यही होता है। Yes, अरे sir. यार, भूल गए तुम यार, भूल गए तुम, अभी वेव ऑप्टिक्स की भी चीजें भूलने लगे हो। डिफ्रेक्शन का डेफिनेशन बताओ मुझे, क्या होता है डिफ्रेक्शन? कर लो, देख लो एक बार, नोट्स में देख के बता दो, याद थोड़ी ना होगा तुम्हें ये। अरे याद थोड़ी ना होगा ये, किसी को नहीं पता है, एक भी बच्चे को नहीं पता है। अरे बेटा यही तो डेफिनेशन होती है, जो बोल रहा हूँ इतनी देर से मैं, बेंडिंग ऑफ वेव्स, है ना, बेंडिंग ऑफ लाइट वेव्स एट दी कॉर्नर्स या एट दी एजेस, शार्प एजेस पे लाइट जब बेंड होती है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? डिफ्रेक्शन बोलते हैं ना? हाँ ना तो बोल दो यार, नहीं बोलोगे? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ऐसा ही किया हमने, निकल क्रिस्टल हमने इसलिए लिया ताकि भाई शार्प एजेस मिल जाए हमें और वहां से लाइट बैंड हो जाए, ताकि हम डिफ्रेक्शन जो फिनोमेना है उसको स्टडी कर पाए। अब गैल्वेनोमीटर में तुम इलेक्ट्रॉन का बेसिकली स्टडी करते कि वैल्यू कितना आ रहा है ना, स्केल में तुम स्टडी कर रहे थे, तो तुमने इंटेंसिटीज को स्टडी किया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जब भी तुमने ये एक्सेलरेट किया इलेक्ट्रॉन को, तो ये 44 वोल्ट से लेकर 68 वोल्ट के बीच में तुम वैल्यूज जनरेट कर पा रहे थे। 44 वोल्ट से 68 वोल्ट के बीच में आंसर आ रहा था तुम्हारा। एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड बाय वेरिंग द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज फ्रॉम 44 टू 68, यानी कि आपने 44 से ज्यादा लिया वोल्टेज और 68 से कम लिया। अब ये क्यों लिया? आप बोलोगे सर 44 ही क्यों, 128 या 4536 क्यों नहीं, है ना, कोई रैंडम वैल्यू क्यों नहीं, वाई 44? तो ये वैल्यूज पे ही आपका जो डिफ्रेक्शन था, जो पैटर्न्स थे वो शो हो रहे थे। जो हमें रिजल्ट्स चाहिए थे ना बच्चों, वो इन्हीं वोल्टेज के बीच में मिल रहे थे, इसलिए हमने ये वोल्टेज लिया है। समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. तो जो डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर है ना, वो उतना ज्यादा आएगा जितने कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आने वाले हैं, है ना, डिफ्लेक्ट होकर गैल्वेनोमीटर रीड करने वाला है। अरे बात सुन, नहीं, जो डिटेक्टर है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे डिफ्लेक्ट होके, उतना ही आपका गैल्वेनोमीटर की रीडिंग आएगी, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के Yes, गैल्वेनोमीटर की Yes, रीडिंग sir. इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतनी ज्यादा रीडिंग आएगी तुम्हारी। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो तुम, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड बीम, इंसिडेंट बीम 44 वोल्ट पे ऐसा कुछ दिख रहा था। जैसे ही आपने बढ़ाया वोल्टेज 48 बढ़ाया, तो आपका इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर बीम भी चेंज हो गया, आपकी इंसिडेंट बीम भी चेंज हो गई, है ना। और जैसे ही आपने 54 वोल्ट किया, 54 वोल्ट की आपकी जो स्कैटर्ड बीम थी वो आपकी ऑप्टिमम वैल्यू पे ऑब्टेन होने लगी। अब ये ग्राफ थोड़ा मुश्किल है समझना, लेकिन आपको ही समझ में आना चाहिए कि आपकी जो स्कैटर्ड बीम है, क्या वो क्या वो डिफ्रेक्शन शो कर पा रही है, आपको वो वोल्टेज आपके लिए ऑप्टिमम होगा। तो ऐसा जो पोटेंशियल था, ऐसा जो पोटेंशियल था वो था 54 वोल्ट। इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फाउंड टू बी मैक्सिमम। इंटेंसिटी जो थी स्कैटर्ड बीम की, इंटेंसिटी ज्यादा होगी, अगर इंटेंसिटी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन की, तो डेफिनेटली वो क्या है, रीडिंग भी ज्यादा देगा आपका गैल्वेनोमीटर, है ना। yes, sir. मैक्सिमम किस पोटेंशियल पे? ये एक्सपेरिमेंट है बेटा, आपको अलग अलग वोल्टेज पे करके देखना पड़ेगा। समझ में तो आ रहा है ना क्या हुआ? हमने इलेक्ट्रॉन को निकल क्रिस्टल पे क्या किया, इंसिडेंट किया, वहां से लाइट क्या करी, स्कैटर करी, है ना, स्कैटर करी, आपका इलेक्ट्रॉन स्कैटर किया, और फिर आपने एक डिटेक्टर लगा रखा था, मूविंग
मूविंग डिटेक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे थोड़ी जाएगा, वो तो अलग अलग जगह जा सकता है ना। तो उसको आपने कैच करने के लिए लगाया मूविंग डिटेक्टर, और उसमें गैल्वेनोमीटर फिट कर दिया, क्योंकि गैल्वेनोमीटर ही रीडिंग बता पाएगा तुम्हारे इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो तुमने जब देखा तो आपका जो गैल्वेनोमीटर था वो अलग अलग रीडिंग दे रहा था, अलग अलग वोल्टेजेस पे, अलग अलग पोटेंशियल पे। तो जब मैक्सिमम वैल्यू आई ना, वो किस पे आई, जब आपने एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल को कितना रखा, 54 वोल्ट, और एंगल ऑफ स्कैटरिंग कितना आया, 50 डिग्री। 50 एंगल degree. ऑफ स्कैटरिंग यानी फाई की वैल्यू आई 50 डिग्री। एंगल ऑफ स्कैटरिंग समझ रहे हैं आप लोग? Yes, sir. सर ये फोर्थ ग्राफ में इंटेंसिटी ग्राफ एरिया कम क्यों है बेटा? क्योंकि आपने पोटेंशियल बढ़ा दिया है ना, तो आपकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो गई है, इंसिडेंट बीम की इंटेंसिटी कम हो गई है। आपको जो स्कैटर्ड बीम मिल रही है बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के साथ में, वो आपको मिल रही 54 वोल्ट पे। जैसे ही आपने और बढ़ा दिया पोटेंशियल, तो अब चेंज हो गया है वैल्यू, ठीक है। क्योंकि आपको ये चीज समझनी है कि ये पूरा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, आपको ये चीज समझनी है कि पूरा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। आपकी जो वैल्यूज आई है ना, वो अलग अलग आई है, किस चीज के ऊपर, वो आपकी आई है इस चीज के ऊपर कि आपका जो बेसिकली इंसिडेंट बीम है वो मैक्सिमम स्कैटरिंग कब शो कर रहा है, आफ्टर गेटिंग इंसिडेंट ऑन निकल क्रिस्टल मैक्सिमम स्कैटरिंग कब शो कर रहा है। तो एक ऑप्टिमम वैल्यू आती है, एक ऑप्टिमम वैल्यू आती है। याद करो कि डिफ्रैक्शन में भी ऐसा हो रहा था क्या, किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी ज्यादा आ रही थी, किसी पॉइंट पे कम आ रही थी, क्या आपको याद आ रहा है? Yes, sir. किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी ज्यादा आ रही थी, किसी पॉइंट पे कम आ रही थी। तो यहाँ पे अगर आप इंटेंसिटी का ग्राफ बनाना भी चाहो अगर एंगल के साथ में, तो आपका जो 50 डिग्री का एंगल आ रहा है उस टाइम पे तो आपकी इंटेंसिटी मैक्सिमम आ रही है, फाई इक्वल्स टू 50 डिग्री पे, है ना। और जब वैल्यू चेंज हो रही है, जैसे कि 10 डिग्री, है ना, ऐसे बढ़ भी गया इधर से 80-90 डिग्री, अलग अलग डिग्री पे जब आपकी बीम जो है स्कैटर हो रही है, तो आपकी इंटेंसिटी उतनी ज्यादा नहीं आ रही। ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें पता चला। ये किसके थ्रू हमें पता चला बेटा? Experimental. है ना, इंटेंसिटीज अलग अलग आ रही थी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग आ रहा था, ठीक है। जो काम की बात है वो समझते, जो काम की बात है वो समझते। हमारा जो इलेक्ट्रॉन था वो अलग अलग शो कर रहा था, जब हमने बीम भेजी तब अलग अलग इंटेंसिटी शो कर रहा था। मेरी बात ध्यान से सुनना, जो भी मैं बोल रहा हूं, अलग अलग इंटेंसिटी शो कर रहा था जब हमने बीम भेजी तब। लेकिन ये ग्राफ या ये जो डिफरेंट वैल्यूज है इंटेंसिटीज की, ये तब भी शो हुई जब केवल एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन तुमने क्या किया, प्रोजेक्ट किया। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब एक इलेक्ट्रॉन को तुमने प्रोजेक्ट किया, स्कैटर करवाया, तब भी इंटेंसिटी एक ही आनी चाहिए। अगर एक इलेक्ट्रॉन आया, निकल क्रिस्टल पे वो किया, इंसिडेंट किया, और उससे स्कैटर जो हुआ, इलेक्ट्रॉन स्कैटर हुआ, तुमने गैल्वेनोमीटर में तुमने मूवेबल डिटेक्टर में कैच कर लिया, गैल्वेनोमीटर ने अपनी रीडिंग दे दी। तो जो रीडिंग दी है गैल्वेनोमीटर में वो कांस्टेंट होनी चाहिए ना, एक ही वैल्यू होनी चाहिए ना वो तो। Yes, sir. अगर पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, तो एक ही वैल्यू होनी चाहिए, है ना। डिफ्रैक्शन तो शो ही नहीं करना चाहिए। अरे डिफ्रैक्शन में ही तो वैल्यूज अलग अलग आती है। डिफ्रैक्शन में क्या होता है, एक जगह ब्राइट फ्रिंज बनती है, एक जगह डार्क फ्रिंज बनती है। Yes, sir. यही हो रहा था ना भाई, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन दोनों में यही तो हो रहा था कि लाइट बेंड हो जाती थी और आपका इंटेंसिटीज में डिफरेंस आता था, कहीं पे ज्यादा इंटेंसिटी आती थी लाइट की, कहीं पे कम आती थी, है ना। तो ऐसा क्यों होता था, ऐसा होता क्यों था, व्हाई दिस वाज हैपनिंग वहां पे उस टाइम पे? क्योंकि तुम्हारी लाइट वेव की तरह बिहेव कर रही थी। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि लाइट वेव नेचर शो कर रही थी, और वेव जब शो करेगी तो हमने पढ़ा था ना, वेव फ्रंट्स के तरह से निकलती है। Yes, एक sir. डायरेक्शन में पार्टिकल तो एक डायरेक्शन में जाता है ना, और वेव फ्रंट्स हर डायरेक्शन में जाते हैं, है ना। तो वेव नेचर अगर शो कर रहा है तो मतलब क्या है, सिंपल सी बात है कि आपका जो पैटर्न है इंटेंसिटीज का वो अलग अलग आने वाला है ना, डिफ्रैक्शन पैटर्न आने वाला है। तो एक इलेक्ट्रॉन जब हमने इस सेम एक्सपेरिमेंट में स्कैटर करवाया, तब भी इंटेंसिटीज अलग अलग हमने डिटेक्ट करी उस डिटेक्टर में, और गैल्वेनोमीटर की रीडिंग्स अलग अलग आई, इंटेंसिटी की वैल्यू अलग अलग आई। तो क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हो कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है अगर इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल हो केवल? क्या ये बात समझ में आ रही सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो वहां से हमने डिसाइड किया
कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन भी एक वेव नेचर शो कर रहा है. So from the electron diffraction measurements, the wavelength of matter waves was found to be 0.165 नैनोमीटर. ये हमने जब हमको ये समझ में आ गया ना कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वेव बने बिना इलेक्ट्रॉन ये सब शो कर दे, डिफ्रैक्शन शो कर दे, है ना, तब हमने फिर उसकी वेवलेंथ भी निकाली, है ना, हमारे पास जो रिजल्ट्स थे उससे, और 0.165 नैनोमीटर हमारी वेवलेंथ निकल के आई, है ना, मैटर की वेवलेंथ निकल के आई. सो डी ब्रॉय वेवलेंथ लैम्डा एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन फॉर V इक्वल्स टू 54 वोल्ट. फॉर्मूला पता है सबको? अगर वोल्टेज बता दूंगा तो लैम्डा निकाल पाओगे ना? Yes, Yes, sir. sir. 1.227 अपॉन डेल्टा V पढ़ा हुआ है तो, अंडर रूट V, Yes, सॉरी, sir. है ना, नैनोमीटर में. तो इसमें V की जगह हमने डाल दिया 54 वोल्ट. 54 क्यों डाला बेटा? 54 क्यों डाला? सर क्योंकि 54 पे मैक्सिमम आ रही थी. हाँ, मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रही थी 54 वोल्ट पे, तो इंटेंसिटी भी मैक्सिमम आएगी, तो हम लैम्डा निकालना चाह रहे हैं उस जगह पे जब हमारा जो डी ब्रॉय वेवलेंथ है वो मैक्सिमम आ रहा है. ठीक है, तो डी ब्रॉय वेवलेंथ हमने निकाला, हमारा आया 0.167 नैनोमीटर, अप्रोक्सीमेटली 165 या 167 नैनोमीटर की वेवलेंथ है हमारी. और इससे प्रूव हो गया कि इलेक्ट्रॉन भी जो है वो वेव नेचर शो कर रहा है या कर सकता है. So there is an excellent agreement between the theoretical value and the experimental obtained value of the de Broglie wavelength. क्या ये बात समझ में आई सबको? जब हमने एक्सपेरिमेंट से निकाला वेवलेंथ तो 0.165 आई, और जब हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाला फॉर्मूला यूज किया, क्या डी ब्रॉगली ने पहले ही बता दिया था ना ये? अरे डी ब्रॉगली ने Yes, तो पहले ही sir. बता दिया ना फॉर्मूला. डेविसन एंड जर्मर के पहले ही बता दिया था उन्होंने तो कि भाई मैटर जो है वो पार्टिकल नहीं है, वेव भी है. हाँ या ना? Yes, sir. है ना. और Yes, फॉर्मूला sir. भी पहले दे दिया था उन्होंने. फॉर्मूला भी H/P, याद करो, H/P पहले दे दिया था कि उन्होंने फॉर्मूला. Yes, Yes, sir. sir. तो उससे जब निकाला तो आई 0.167, और जब एक्सपेरिमेंट से निकाला तो आई 1.165. क्या बहुत बहुत ज्यादा क्लोज है क्या दोनों वैल्यूज? Yes, Yes, sir. sir. तो यहाँ से प्रूव हुआ बच्चों कि भाई आपकी एकदम बात सही थी डी ब्रॉगली, और आपने एकदम सही कहा था. डेविसन एंड जर्मन ने प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वेव नेचर शो करता है, और उसकी वेवलेंथ भी डी ब्रॉगली के हिसाब से सही आ रही है ना. तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला भी एकदम सही है, और कंक्लूजन भी सही है कि डी ब्रॉगली ने जो कहा था कि मैटर जो है वो दोनों नेचर शो करता है, पार्टिकल भी और वेव भी. क्या ये बात समझ में आई यहाँ तक? Yes, Yes, sir. sir. चलो, इस पे एक क्वेश्चन है जो आप बाद में कर सकते हैं, सिंस आपका टाइम हो गया है अभी. कोई दिक्कत नहीं, इसको हम कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में, थोड़ा और इसको क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे तो ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा. बाकी मैटर एज अ वेव आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है. अगली क्लास में हम एटम्स चैप्टर चालू कर सकते हैं. अगर नहीं करेंगे तो फिर हम इसके ही क्वेश्चन करेंगे, है ना, इसके ही क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, या तो हम चालू करेंगे एटम्स वाला चैप्टर, या फिर हम इसके ही क्वेश्चंस करेंगे, है ना. एक ब्रैग्स लॉ भी पढ़ाना है, तो वो मैं अगली क्लास में लूंगा. तो हो सकता है हम केवल क्वेश्चंस करें और ब्रैग्स लॉ ही पढ़ें. आपका टारगेट क्या है वो इंपॉर्टेंट है. आपका होमवर्क ये है कि आपको PYQs और DPP ये दोनों सॉल्व करने हैं अप टिल द टॉपिक जो आपने पढ़ लिया है ना अभी तक, वहां तक के Yes, आपके sir. क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको, क्योंकि आपको कल क्लास होगी. ठीक है, और आपको मैंने पहले से दे रखा है ये काम, तो आप आई होप कि आप एटलीस्ट 5-5 क्वेश्चन, 2-2 5-5 क्वेश्चन तो कर ही दोगे हर टॉपिक से. ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 घंटे में हो जाएंगे, और कर लेना इसको, अदरवाइज आगे आने वाले टाइम में दिक्कत आएगी. ठीक है, एनी डाउट्स एनीवन? No, sir. No, sir. पक्की बात? Yes, sir. Bye, sir. बाय बाय बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में. Bye, बाय sir. बाय. Good night. Bye, sir. Bye, sir. बाय बेटा, बाय Bye. बाय बाय.